हेलो वीवर, नमस्कार। क्लास 11th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका शीर्षक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम आखिर कैसे विकसित हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं कि धरातल असमतल क्यों है। सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता से संचालित होती होगी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बाहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक बल कहा जाता है। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन, निम्न क्षेत्रों, गर्तों का भराव, अधिवृद्धि या तलोचन, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन ग्रेडेशन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं ऊंचावच में विभिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। अतएव विभिन्नता तब तक बनी रहती हैं जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग अपने जीवन में करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह यानी सस्टेन में योगदान होता है। मनुष्य ने संसाधन का अधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता पॉसिबिलिटी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी भी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनमें यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसकी संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय कर सकता है या मानव के द्वारा किए जा सकते हैं। भू
आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण, डिस्ट्रॉफिज्म एवं ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म। अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित हैं। अपक्षय, बृहत् क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों की सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, इंडोजेनिक प्रोसेस, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण यानी डिस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भू परपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपट्टी का सतह असमतल होता है। पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपरपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवर्तनी प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं,
अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। परपटी प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट विवर्तनिकी परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपरपट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती हैं। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती हैं। परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनी महाद्वीप रचना एपेरियोजेनी भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिका की प्रक्रियाओं से भूपरपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इसलिए सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा मैग्मा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखीय शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैली शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीयता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेस। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल स्ट्रेस धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इसे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल, जिसे शियर स्ट्रेसेस विलगकारी बल होते हैं, यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ते हैं। अपरूपण इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अपरूपण प्रतिबल का परिमाण कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विपर्सन फिसलन स्लीपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण एवं पिघलना द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थ को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास, अपक्षय, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन, जिसे डेनंडेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। आच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत, मीन्स स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र 6.1 अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बलों को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं।
जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में विभिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायुवीय तत्वों जैसे कि ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्वी एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। पुंसक वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार यानी फ्रॉस्ट, व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है? यदि जलवायवी कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वजन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। जलवायु एवं अपक्षय, मेंटल की गहराई, स्ट्रैक को 1967 से रूपांतरित एवं संशोधित। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में विभिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायवीय दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में विभिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवागम्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति, फैटीग के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित है तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती हैं। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय, विदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्रायः सामयिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय क्या है? अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्य के माध्यम से शैल के आंतरिक विखंडन, मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन, डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थाने इन सीटू या तदस्थन ऑन साइट प्रक्रिया है। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिक, जलवायु, असाकृतिक एवं वानस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित
कंडीशनड होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती हैं। चित्र 6.2 में विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अक्षांश को अंकित कीजिए तथा उनसे प्राप्त विवरण की तुलना कीजिए। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक एवं जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, केमिकल विदरिंग प्रोसेस। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म क्लैस्टिक अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती है। घोल, विलयन, सॉल्यूशन। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों को जल या अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन सस्पेंशन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से नीचालिस्ट हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, में घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रभावित होते हैं। क्षयोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है, जो कि घुलनशील है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। यह फेल्सफार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इसे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ता। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जल योजन, हाइड्रेशन। जल योजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। ये चित्र आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में भंगीर या भुवनागिरी के समीप ग्रेनाइट सेल के बृहद अपसल्कन गुंबद। यह प्रतिक्रिया
उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से शैलों में श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो जाता है। अनेक क्ले खनिज एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी साई यानी ओवरलाइंग पदार्थों में दरार का कारण बनती हैं। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जल योजन से प्रभावित होकर शैल विभंग यानी फ्रैक्चर में सहायक होता है। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपस्लकन यानी एक्सफोलिएशन या अपसल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपक्षय एवं ऑक्सीकरण का तात्पर्य है ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन वहीं होता है जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा, मैग्नीज, गंधक जिसे सल्फर कहते हैं इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुआ व्यवधान से सेल का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लौह धारक, बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं प्रायः भौम जल स्तर के नीचे रुद्ध जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्र में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लौह का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं। जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। क्या हम लौह में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलाभाव वाले उष्ण मरुस्थलों में प्रभावकारी हो सकती हैं? भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, फिजिकल विदरिंग प्रोसेस। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षक बल जैसे कि अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, एक्सपेंशन। बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती हैं, जिसका परिणाम शैलों का विभंग फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होते हैं। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। भार विहीनता एवं विस्तारण यानी अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनवरत अपर्दन के कारण ऊपरी शाही शैलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव, वर्टिकल प्रेशर के निर्मुक्ति का कारक होता है, जिससे शैलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शैलों का पातन एवं तत्स्वरूप विघटित होता है। विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा शैलों की भारी चादरें या अपसल्कन पट्टियां निर्मित करने की
प्रवृत्ति पाई जाती हैं। भार विहीनीकरण, अनलोडिंग एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपसल्कन गुंबद कहते हैं। चित्र 6.3 जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, टेम्परेचर चेंजेज एंड एक्सपेंशन। शैलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन की अपनी सीमाएं होती हैं। तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिज को दबाता है तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तदनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण शैलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहां दैनिक तापक्रमांतर बहुत अधिक होता है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत यानी श्रांति यानी फैटिग्यू से शैलों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। शैलों के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण शैलों के अंदर प्रतिबल यानी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म तथा ठंडा होने में विभेद एवं भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव तथा संकुचन और तत्पश्चात धरातल से अपसल्कन के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलाश्मों का निर्माण होता है, जिसे टॉर के नाम से जाना जाता है। अपसल्कित गुंबद एवं अपसल्कित टॉर के मध्य क्या अंतर होता है? हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग, फ्रीजिंग, थाविंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलने के होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों जहां हिमकरण एवं पिघलन की प्रायः पुनरावृत्ति होती रहती है में सर्वाधिक देखने को मिलता है। जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण होते हैं। यह फैलाव संधियों, ज्वाइंट्स, दरारों एवं छोटी छोटी अंतरकर्णीय इंटीग्रेन्युलर विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता जाता है जब तक शैलें टूटकर अलग नहीं हो जाती। लवण अपक्षय, सॉल्ट विदरिंग। शैलों में नमक तापकीय क्रिया जल योजन क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं बोरियम जैसे कई लवणों में आयातनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तानों में 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक का सतह उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। सतह के निकटस्थ रंध्रों में लवण के क्रिस्टल शैलों के पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं जो अंततः गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की यह प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक सल्कन का कारण बन सकती हैं। सभी लवण विघटन प्रक्रिया में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी है। आर्द्रता एवं शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं। इसमें निकष्ट कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम क्लोराइड एवं जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हिप्ड अप हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती हैं। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाते हैं। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल, नीस, ग्रेनाइट की भी यही स्थिति होती है।
यही स्थिति होती है। आप ये देख सकते हैं, ये चित्र को, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जैविक कार्य एवं अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एवं विदरिंग। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय, वातावरण एवं भौतिक परिवर्तनों से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, धीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेजिंग फान के द्वारा नई सतहों यानी सरफेसेस का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थ में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घूलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देता है। अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट ऑफ विदरिंग। अपसल्खन, इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्खन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। चित्र 6.3 6.4। अपसल्खन अभारितकरण, अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापकीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ विदरिंग। अपक्षय प्रक्रिया सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं बृहत संचालन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनस्पति की देन है तथा वन अपेक्षीय प्रवार विदरिंग अपेक्षीय प्रवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहत क्षरण अपर्दन उचावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं असलाकृति अपर्दन का परिणाम है। सेल का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धीकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रक्रिया के अपक्षय हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धीकरण भी कहते हैं। बृहत संचलन, मास मूवमेंट्स। बृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल, हिम ले जाते हैं। बृहत मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहत संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहत संचलन अपक्षयित ढालों पर
अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, हिमानी वायु लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपने प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली शैलें, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भूगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। चित्र संख्या 6.5। बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार पर हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक तथा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं। अनुप्रस्थ विस्थापन, जिसे तुषार वृद्धि या अन्य कारण से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। दूसरा प्रवाह एवं तीसरा स्खलन। चित्र 6.5। बृहद संचलन विभिन्न प्रकारों संचलन की सापेक्ष गति, दर एवं आर्द्रता की सीमाओं के संबंध को दर्शाता है। बृहद संचलन को 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मंद संचलन और तीव्र संचलन। मंद संचलन, स्लो मूवमेंट्स, मंद विरूपण यानी क्रीप, इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम तीव्र मॉडरेटरी स्टीप एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं सेल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ दूरभाष स्तंभ को अपनी लंबवत स्थिति में झुके हुए तथा संरेखण यानी अलाइनमेंट में देखा है? यदि देखा है तो वह मध्य विरूपण का प्रभाव है। इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण जैसे कि मिट्टी मंद विरूपण, टेलस मंद विरूपण, सैल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित होता है, जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रभावित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित या संतृप्त सूक्ष्म कण वाले सेल मलबा से होता है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहां परिहिमानीय एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहां पर गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है तथा वहां लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं जब निम्न भाग जल के लिए अप्रवेश्य हो जाता है तो ऊपरी भागों में प्रवाह होता है। तीव्र संचलन, रैपिड मूवमेंट्स, ये संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होती हैं। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे निम्नानुमुख संचलन मृदा प्रवाह अर्थ फ्लो कहलाता है। प्रायः पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसर्प कर जाते हैं तथा अपने शीर्ष के पास चापाकार कगार तथा पदांगुली के पास एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार सेल, विशेषकर कोमल परतदार सेल जैसे सेल या गहराई से
अपक्षयित आग्नेय शैल भी ढाल के नीचे स्खलित हो जाते हैं। इस वर्ग में दूसरा प्रकार है कीचड़ प्रवाह। वनस्पतिकरण प्रवाह के अभाव एवं भारी वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं एवं धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपद यानी पीडमोंट या मैदान में आते हैं तो ये सड़कों, पुलों, मकानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गारत या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखीय राख, धूल एवं अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ढालों पर कीचड़ की नदी या जीवा टोंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। इनसे मानव अधिवासों को बहुत बड़ी क्षति होती है। इस प्रकार के संचलन में तीसरा प्रकार मलबा अवधाव, जिसे अवलांच, वनस्पति आवरण मुक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषताएं हैं। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवधाव के समान होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत एवं उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वत में कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ तथा उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षतया शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहद का आकार एवं आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामितीय पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पसच आवर्तन यानी रोटेशन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण 6.6 पृथ्वी की पिंड पसच आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन यानी रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े वर्टिकल या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 6.7 तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र गति संस्तरण तल जैसे कि अनिरंतताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन फॉल कहलाता है। शैल पतन के फलक के उथले संस्तर से होता है जो इसे शैल स्खलन, जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रभावित होता है, से अलग करता है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों? क्यों मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन फ्लो मूवमेंट्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होती है। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिका दृष्टि से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक स्थायी स्टेबल हैं तथा बहुत कठोर शैल से
निर्मित हैं, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहता है। यह भी उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कागार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर रेंजेज के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधान के साथ प्रायः सीधे शैल पतन होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण, इरोजन एवं डिपोजिशन। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति यानी एक्वाइजेशन एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़े फ्रैगमेंट्स में टूटती हैं तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाती हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करता है। भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देते हैं। अपर्दन द्वारा उच्चवाचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बृहद संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.5 से स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होती हैं। इनमें से प्रथम 3 कारक जल वायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या आप जलवायु के इन 3 नियंत्रित कारकों की तुलना कर सकते हैं? यह कारक पदार्थ की क्रमशः 3 अवस्थाओं गैसीय हवा, तरल प्रवाहशील जल एवं ठोस हिमानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपर्दन का अर्थ गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचालित कारकों से संबंधित होता है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ डिवाइडेड बाई mv², जहाँ m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के बृहत तथा उसकी संचलन वेग पर निर्भर करेगी। जैसा कि विशालकाय हिमानी बृहत बहुत मंद गति से संचालित होते हैं, परंतु अपर्दन की दृष्टि से ये बहुत प्रभावकारी होते हैं। दूसरी ओर हवा जो कि गैसीय रूप में होती हैं कम प्रभावी होती हैं। अपर्दन के 2 अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठीय तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल कार्स्ट यानी चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक जैसे कि प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि
तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचना अगले अध्याय भू आकृतियाँ एवं उनका उद्भव इवोल्यूशन में विस्तृत रूप से किया गया है। बृहद संचलन एवं अपर्दन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, अतः दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? क्या शैलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अपर्दन संभव हो सकता है? मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन, मृदा एवं मृदा के तत्व यानी सॉइल एंड सॉइल कंटेंट्स। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते और मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल एवं प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है, यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती हैं। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन एवं उसमें जैव पदार्थ की मात्रा पेड़ पौधों और प्राणी जात, तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ तथा विस्तारित निर्माण की कलाविधि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों एवं वनस्पति के साथ अनुकूलित होती रहती हैं और यदि उसका उत्तक नियंत्रक दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण का मृदा जनन यानी पेडोजेनेसिस सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षय प्रावार, अपक्षयी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रावार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रावार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? यदि नहीं तो क्यों? पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है। एक पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक हैं मूल पदार्थ जो शैलें होती हैं, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों के प्रमुख हैं प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता, मूल पदार्थ सेल यानी पेरेंट मटेरियल।
मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थाने इन सीटू या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल मलबा, अपशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन मीन्स यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों, लाइमस्टोन एरियाज में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र पेक्यूलियर होती हैं, मिट्टियां मूल सेलों से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। अस्त्राकृति उचावच टोपोग्राफी। मूल शैली की भांति अस्त्राकृतियां भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक हैं। अस्त्राकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं तथा अस्त्राकृति धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में प्रभावित करती हैं। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली यानी थीन, सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी, मोटी, थिक होती है। निम्न ढालों जहां अपर्दन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी यानी क्ले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है अथवा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न होती हैं तथा उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी एवं वनस्पति मिलती हैं। जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थ के खनिज के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्मी जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती हैं। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी मैकेनिकल सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है। कालावधि, मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका यानी प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टील से विकसित मृदाएं युवा मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रक कारकों को अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि अस्त्राकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रक कारक क्यों माने जाते हैं? तो दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, हमने इसको पढ़ लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।